Hello everyone, hello everybody. This is Suraj Shah, and welcome everybody into the Suhal IS and precisely the Sandhan 2.0. ओके आज मैं पूरी कोशिश करूँगा, कोशिश क्या मैं भाई जितना भी मतलब हो जाए मैं आज ख़त्म करके रहना है मुझे, ठीक है, चाहे लेक्चर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो. आई विल कंप्लीट दिस. ओके, सो आई हैव फ्यू टॉपिक्स हियर. that is static electricity, right? Then we have current electricity. Moving ahead, we have magnetism, right? Next here is atomic and nuclear physics. Then next is electronics, and then we have scientific instrument, and then some inventions, few discoveries in physics, some SI units एंड फ्यू दिस पैरामीटर वगैरह सब. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. हाँ जी, चलो जी. अभी यहाँ बहुत अच्छा फीचर्स है. देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्रीन में अगर बहुत कुछ दिखाना हो, समझाना हो तो हमारे पास यहाँ पे चैट जीपीटी भी है और गूगल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फीचर दे रखा है इसने. ठीक है, चलो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चा न्यू ज्वाइंड हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है. सबसे पहले जितना भी मैंने सेशंस लिए हैं उनको देखना है शुरुआत से. अगर कोई वॉइस रिकॉर्ड करके मैंने दी है तो वो देखनी है उनको शुरुआत से, ठीक है. और जो टारगेट्स दे जा रहे हैं वो करनी है धीरे धीरे, और आज का जो टारगेट्स है वो साथ में लेके चलनी है. ठीक है, बस इतना करना है. जब वो आप उस देखोगे ना डाउट वगैरह सेशन सब जो मैं जो लेता हूँ या मेरी कोई वॉइस नोट होगी तो उससे आपका ना सारे के सारे जो कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि भाई हमको लगता है कि 70-80 के आसपास जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए हैं मैंने. ठीक है, एक बार आपके देख लीजिए. पता नहीं मेरा आज गला क्यों सूख रहा है. चलो नेक्स्ट, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. देखो कोई भी दो बॉडी है ना, कोई भी दो बॉडी अगर उसको आप रब करोगे आपस में, ठीक है, तो जैसे वो रब करोगे तो वो उसमें चार्ज डेवलप होता है. ठीक है, और वो जो चार्ज डेवलप होता है ना वो चार्ज अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट को, जो हल्की ऑब्जेक्ट होती है ना. लाइक ए स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर आपने बहुत बार देखी है ना कि आप पेन ले लो, अब पेन को क्या करो, इस सर में जो है ना थोड़ा रब करो, ठीक है, और उसके बाद छोटे छोटे पेपर को अगर ऐसे करोगे ना टच तो वो ना अट्रैक्ट करेगा उस छोटे छोटे पीस ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को, या डस्ट पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट करता है. तो रबिंग से चार्ज डेवलप करता है और जो अट्रैक्ट करने का काम करता है स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह सबको, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है, चलो ये तो बहुत ईजी है. अब एक साइंटिस्ट हमारे पास, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन. क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन. इन्होंने ना चार्ज के बारे में बताया कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज निगेटिव होता है. इन्होंने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का नाम दिया था. ठीक है, देखो चार्ज पॉजिटिव होता है जो प्रोटॉन के पास होता है, और एक चार्ज निगेटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है. इतना तो सबको पता होगा. तो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. ठीक है, या निगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं. लेकिन अगर अनलाइक चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर मतलब धकेलेगा. ठीक है, और अगर अनलाइक चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करने का काम करता है. ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता है. चार्जिंग ऑफ द बॉडीज, कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होता है, अभी एक समझाया था. बॉडी अगर उसको रब करो तो उसमें चार्ज डेवलप होता है. तो चार्ज कैसे डेवलप होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ना वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, जिसके वजह चार्ज है क्या. देखो आप करंट पढ़ते हो, करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को करंट बोलते हैं. कि अगर चार्ज जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे तो उसके रेट को, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में 2 सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं करंट. और चार्ज अगर अस्थिर है तो करंट हो ही नहीं सकता, उस चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन का दौड़ना जरूरी है. तो चार्जिंग ऑफ बॉडीज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. चलेगा, चलो
अब ये समझो, एक होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। जैसे आपको डेंसिटी ऑफ चार्ज है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा कि कोई भी बॉडी है, मान के चलो सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो यहाँ पे इतने से एरिया में कितनी चार्ज है ना, उससे पता चलता है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, जिसको हम एचडीसी बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब ऊपर क्यू आएगा, नीचे एरिया आएगा, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूनिट क्या होगा, इसका होगा कुलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम्ब, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का ऐसे यूनिट पूछे तो इसे बता देना। क्या होता है कि किसी एरिया में कितनी चार्ज है, यानी कितनी चार्ज है किसी भी एरिया में, उसी को बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और ये जो एसडीसी होता है ना, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये मैक्सिमम कहाँ होता है, मान के चलो कोई बॉडी इस तरह का है, तो ये जो पॉइंटेड जितने कॉर्नर है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टच करोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा करंट हो सकता है, लगे, झटका लगे कोने पे। ठीक है, तो एसडीसी जो होता है वो मैक्सिमम होता है पॉइंटेड पार्ट्स ऑफ द कंडक्टर। बिकॉज क्यों ऐसा होता है कि जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होता है। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का के हिसाब से डिपेंड करता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। पॉइंटेड एरिया पे सबसे ज़्यादा चार्ज होता है, रिमेंबर दिस। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, अभी जस्ट बताया कि अगर कोई इस तरह का चार्ज है तो वहाँ तो यूनिफॉर्मली होगा, यहाँ पे कोई एक तरह से एज थिंग पॉइंटेड पार्ट्स है नहीं। अगर कोई सर्कुलर चीज़ है, बॉल है, ठीक है, तो उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन कोई रेक्टेंगुलर है, या फिर छोड़ो रेक्टेंगुलर छोड़ो, क्यूबाइड है या ऐसे कुछ है, तो वहाँ पे चार्ज कोने में ना सबसे ज़्यादा होंगे। तो एक तो डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का शेप क्या है, और दूसरा कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर और इंसुलेटर नियर इट, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि उसके सामने कौन सा कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्योंकि उससे प्रभाव पड़ता है। तो दो चीज़ों पे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कंडक्टर आपको पता है जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, वो इंसुलेटर, ये तो पता है। तो कंडक्टर में क्या होता है ना कि यहाँ पे सोचो, इससे करंट फ्लो होता है, तो इसका मतलब करंट किसके वजह से फ्लो होता है, अगर चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो जितना ज़्यादा हो तो समझ लो कि करंट उतनी ज़्यादा है। तो कंडक्टर में क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली है तभी तो दौड़ेंगे, अगर आपके पास जगह होगा तो तभी तो आप दौड़ोगे। एक छोटे से रूम में आप क्या ही दौड़ोगे। तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है। बात समझ में आया? चलो, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, एजी। एजी किसको बोलते हैं पता है, सिल्वर को। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है और सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, इसके बाद कॉपर आता है। अर्थ जो है, क्योंकि ये बहुत महंगा है सिल्वर, इसलिए यूज नहीं होता, तो इसलिए अर्थ जो है स्पेशली इसका जो मॉइस्ट पार्ट है, ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कहीं पे भी सूखी धरती है मान के चलो, वहाँ पे थोड़ा कम चार्ज फ्लो होगा, और गीली धरती में बहुत, देखते हो ना कई वायरन में एक बच्चा का कितना दुखद पूर्ण मतलब करंट लग गया था उनको, है ना। इंसुलेटर क्या होता है अभी जस्ट बताया, जैसे वुड हो गया, ये वुड में कभी करंट फ्लो नहीं होता, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर है। ठीक है, एक होता है डाइलेक्ट्रिक, इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉर्मली वो इंसुलेटर ही होता है, लेकिन अगर उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रख दिया जाए ना, तो उसमें थोड़ी बहुत चार्ज डेवलप हो जाती है, वो मैग्नेटिज्म शो करने वो क्या कहते हैं, उसमें करंट थोड़ी बहुत फीवल करंट आ जाती है, तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक। जैसे मीका, ठीक है, ग्लास, इबोनाइट, ये सब डाइलेक्ट्रिक है। तो ऑल इंसुलेटर्स आर डाइलेक्ट्रिक, बट ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर नॉट इंसुलेटर। ठीक है, कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ क्या होता है कि मान के चलो दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 चार्ज है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, D है। ठीक है, तो जो फोर्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझो, फोर्स मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या
रिपल्सन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के। समझ रहे हो, ये सेम ग्रेविटेशनल वाला चीज है, वहाँ वो भी तो अट्रैक्शन ही है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। अगर दो चार्ज के बीच दूरी अगर बढ़ा दोगे तो आपको भी पता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दोनों को क्लोज ला दोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, रिपल्स होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो कंडक्टर, ये देखो क्या होता है। कोई भी हॉलो है ना, मान के चलो ये कोई बॉडी हॉलो कंडक्टर है, अंदर से खाली है, तो जो चार्ज फ्लो करता है ना इसके सरफेस पे ही करता है। समझ रहे हो, चार्ज जो फ्लो करेगा इसके सरफेस पे, और अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता है। इसलिए आप देखे होंगे कभी भी आपको बारिश वारिश होती है, थंडर स्टॉर्म आते हैं, लाइटनिंग वगैरह सब होती है, तो कहा जाता है गाड़ी के अंदर रहो, क्योंकि गाड़ी के चारों बगल कंडक्टर है ना। समझ रहे हो, चारों बगल कंडक्टर है, एक लूप बना करके, और आप बीच में सुरक्षित हो। तो सिंस द चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ओनली, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज हॉलो कंडक्टर क्या होता है, अंदर जीरो होता है, क्योंकि वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, अंदर जीरो होता है। इसी वजह से ड्यूरिंग लाइटनिंग इट इज सेफर टू सिट इन अ कार और अ बस। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। समझ में आया? एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मान के ये वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को फ्लो करवाना है मुझे, तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, समझो क्या करवाना पड़ेगा कि यहाँ का जो प्रेशर होगा और यहाँ का जो प्रेशर होगा दोनों में डिफरेंस होगा। और अगर डिफरेंस नहीं है दोनों के पॉइंट के बीच का प्रेशर, तो कभी चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं करेगा। तो प्रेशर डिफरेंस होनी चाहिए, और इसी प्रेशर डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रेशर को ही। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं, इसको निकालते कैसे हैं कि क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में जो भी वर्क होगा, मान लो डब्ल्यू वर्क होगा, ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क का क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब इसका ऐसा यूनिट हो गया पोटेंशियल का, या इसका एक स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है वोल्ट। क्या है, वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होता है। देखो ये इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, Q अपॉन V। V क्या होता है, पोटेंशियल, और Q क्या है, चार्ज। तो जब चार्ज को आप पोटेंशियल से डिवाइड करोगे, समझ रहे हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। और इसका ऐसा यूनिट याद रखना, इसका ऐसा यूनिट होता है फराड, फराडे या फराड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिटी। ठीक है, मतलब कितना चार्ज हमें जरूरत है, अगर हम मान के चलो पोटेंशियल को ना 1 वोल्ट से बढ़ाना चाहते हैं, और तो उसके लिए हमें कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या होता है, फराडे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो ये एक डिवाइस है, मशीन है, जो क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल है ना, तो इसके अंदर केमिकल्स होंगे, तो ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेल क्या करता है, आपको सेल, बैटरी का काम क्या होता है आप बताओ ना। सेल और बैटरी में ही अंतर होता है कि बहुत सारे ग्रुप कर दो सेल का तो वो बैटरी बन जाता है। तो आप इसमें बैटरी क्या करते हैं, सेल क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करता है, तो केमिकल एनर्जी रिएक्शन होता है, एनर्जी क्रिएट होता है, और उसके वजह से आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। मोबाइल की बैटरी देख लो ना। तो जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होता है ना, ये सर्विसेबल नहीं होता है, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, रिचार्ज इसको फिर दोबारा आपको रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल की बैटरी वगैरह से आप रोज खत्म होती है, एग्जॉस्ट होती है, तो आप दोबारा क्या करते हो, चार्ज लेकर उसको चार्ज करते हो ना, तो वो प्राइमरी सेल नहीं हुआ, क्योंकि प्राइमरी सेल सर्विसेबल नहीं होता। ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन टेकिंग इनसाइड, मतलब यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ ना, अब उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उससे कुछ प्रोडक्ट बनता है, समझ में आया।
अब प्रोडक्ट बन गया, अगर इसको दोबारा फिर से हमको वही रिएक्टेंट चाहिए तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इधर से यहां चले गया और इधर से ये चला गया। अगर ऐसा किसी केस में हो रहा है तो इस सेल को बोलेंगे कि भाई वो सर्विसिबल है, बार बार उसको चार्ज किया जा सकता है, तो वो सेकेंडरी होता है। यहाँ पे इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनसाइड द सेल, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। और इसका एग्जांपल्स क्या होता है, जैसे वोल्टेइक सेल है, भाई एक बार हो गया तो हो गया, या लीक्लैंच सेल या डैनियल सेल, ये सब नाम याद रखो, या ड्राई सेल। तो वोल्टिक सेल, ड्राई सेल्स, लीक्लैंच सेल और डैनियल सेल, ये सब प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, सर्विसेबल होता है, रिचार्जेबल होता है। तो इसको फर्स्ट आप किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर लीजिए और देन कैन यू बी यूज टू ड्रॉ करंट वगैरह सब, ठीक है। तो एक बंदा था, इसका नाम था एलेक्जेंड्रो वोल्टा, ठीक है। इस बंदे ने क्या डिस्कवर करी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, कि भाई उस बैटरी के अंदर, उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसके वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। और ये पहली बार वोल्टा ने किया था, और इसी के वजह से जो आप वोल्टेइक सेल देख रहे हो ना, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो जो वोल्टेइक सेल है ये सेकेंडरी सेल है। अब देखो एक सेल है वोल्टेइक सेल, एक है सॉरी वोल्टेइक सेल अभी जस्ट बताया, ये प्राइमरी सेल होता है, सॉरी वोल्टेइक सेल हो गया, या लीक्लैंच सेल या ड्राई सेल, ये सब के सब क्या होते हैं। सेकेंडरी सेल में क्या होगा, लिथियम आयन बैटरी वगैरह सब सेल सब, ठीक है, पॉलीमर वगैरह सब जो होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी सेल है, ठीक है। तो अलग वोल्टेइक सेल में ना क्या याद रखने, मैं आपको बताता हूं, इसके एनोड पे कौन होता है, कैथोड पे कौन होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, ACCZ, ACCZ मतलब एनोड पे होगा कॉपर और कैथोड पे होगा जिंक, समझे। तो एनोड कैथोड ACCG, एनोड पे कौन होता है, कॉपर, कैथोड पे कौन होता है, जिंक, ठीक है। दीज रॉड्स प्लेस्ड इन, और इसको अब देखो, आपने एनोड और कैथोड बना के तैयार कर ली है ना, ये दो तो चाहिए ना आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करने के लिए। तो एनोड पे आपने किसका बनाया, कॉपर को रखा, कैथोड को क्या बनाया, जिंक बनाया, और इसे किसी सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा ना भाई। तो वो जो सॉल्यूशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये दो चीज याद रख लेना यार, कि एनोड कॉपर होता है, कैथोड जिंक होता है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में रखते हैं वोल्टेइक सेल का। और एक होता है लीक्लैंच सेल, इसको एनोड पे कार्बन रड होता है और कैथोड पे जिंक होता है। तो दोनों के कैथोड पे जिंक है, बस एनोड पे अंतर है, यहाँ कॉपर है तो यहाँ कार्बन रड है, और इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस में ऐड किया जाता है। और ये जो सेल है ना, थोड़ा ये अलग सेल है, ये इसका यूज होता है इंटरमिटेंट चीज़ों के लिए, जैसे मोबाइल नहीं, जैसे टीवी है, एसी का रिमोट सब है, आप उसको बार बार ओकेजनली तो यूज़ करते हो ना, या गाड़ी का जो बटन होता है ओपन क्लोज करने के लिए, तो वो इंटरमिटेंट वर्क सब के लिए होता है, वहाँ पे लीक्लैंच सेल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस एनर्जी की जरूरत नहीं होती, राइट एवरीवन। चलो अब एक होती है कि ड्राई सेल, इसकी ईएमएफ देख लो, ये 1.5 वोल्ट के है, ये थोड़ा याद रख लेना, और 1.5 ड्राई सेल का भी वही ईएमएफ है, ठीक है। ये जो ड्राई सेल होता है, ये इसमें क्या क्या चीज से बनता है वो याद रखना, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड, और कार्बन। इसको ये तीन चीज, मैंगनीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन, और इसको रखा किसके सॉल्यूशन में जाता है, जिंक के वेजल्स में रखा जाता है। तो इसमें एनोड कैथोड कौन होता है, कार्बन को एनोड की तरह रखा जाता है और जिंक को कैथोड की तरह एक्ट किया, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, इसको रट लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसके इस क्रॉस सेक्शन से जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, दैट इज कॉल्ड करंट। I=Q/T, टी टाइम में जितना चार्ज, कोई भी चीज को टी से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब वो रेट हो गया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का एस यूनिट क्या होता है, देखो क्यू का क्या होता है, कूलम, और टाइम का क्या होता है, कूलम पर सेकंड, ये भी हो सकता है, या इसका एक स्टैंडर्ड क्या है, एम्पियर है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, समझे।
पॉजिटिव टू निगेटिव, ये याद रखना। मान के चलो ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, ठीक है। 1 कूलम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये याद रख लेना यार। 1 कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे कूलम, मेरे हिसाब से 1.66 इंटू 10⁻−19 कूलम। डिवाइड करोगे ना, ये चीज़ नीचे आ जाएगा ना, कर लेना, ठीक है। तो वो चीज़ है, ये चीज़ याद रखना यार। 1 कूलम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलो रेसिस्टेंस समझो, कुछ नहीं होता, रेसिस्टेंस का काम होता है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कम करने का काम होता है। arises ड्यू टू द कोलिजन ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो उसके स्पीड को काम करेगा विथ कोर आयंस, ठीक है। और इसका यूनिट होता है ओम। तो आर को रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है। अब एक होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो क्या है पोटेंशियल है ना भी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो अगर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो इस प्रोपोर्शनल को जब आप हटाओगे तो कोई कांस्टेंट डालोगे ना, तो जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, भी बराबर आई आर। आई क्या है करंट, आर क्या है रेसिस्टेंस, बी क्या है पोटेंशियल, याद रखना इसको। तो अगर करंट बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, करंट घटेगी तो पोटेंशियल भी घटेगा। लेकिन आई आर का अपने में क्या रिलेशन है, देखो इसको हटा दो, अगर इन दोनों को कंपेयर करना है ना तो इसको हटा दो, तो आई आर इज इधर 1 रख दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स रिलेशन है। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, ये बात तो सच है ना, काम ही होता है रेसिस्टेंस का रोकने का। तो अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा कर दिए तो करंट कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस कम कर दिए तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ओम्स लॉ आपने सीखा। अब एक होता है ओहमिक रेसिस्टेंस। क्या होता है, ये कह रहा है कि जो भी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस को बोलेंगे ओहमिक रेसिस्टेंस। द रेसिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ दैट इज नोन एज ओहमिक रेसिस्टेंस। जैसे एक मैग्नीन का वायर जो है वो ओहमिक रेसिस्टेंस की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, बिकॉज इट फॉलोज द ओम्स लॉ। अब एक होता है कंडक्टेंस। ये देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टेंस, इसको ना जी से दिखाते हैं। ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का, क्योंकि कंडक्टर से ही कंडक्टेंस आया ना। तो अगर रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा कर दिए तो कंडक्टेंस उसका घट जाएगा, और रेसिस्टेंस कम कर दिए तो कंडक्टेंस उसका बढ़ जाएगा। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, देखो ना 1 अपॉन रेसिस्टेंस है ना, तो रेसिस्टेंस का ओम होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ओम इनवर्स होगा। तो इसलिए कंडक्टेंस का एस यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, याद रख लेना। या इसको मोह भी बोलते हैं, मोह या सीमेन भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। मोह या सीमेन या ओम इनवर्स किसका होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट। अब थोड़ा सा ना देखो, जो रेसिस्टेंस होता है ना किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो फॉर्मूला आप पहले याद कर लो, R इजकल टू रो एल अपॉन ए, इसको बोलते हैं रो, ठीक है, ये बताता हूं इसके बारे में। तो रेसिस्टेंस सबसे पहले कोई भी वायर है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उस वायर का क्या एरिया उस पर डिपेंड करता है। और ये जो रो देख रहे हो ना, रो, ये मटेरियल की फीचर के बारे में बताता है, कैसा है वो नेचर, किस तरह का वो मटेरियल है, समझ रहे हो। और ये क्योंकि ये जब प्रोपोर्शनल हटा तो इसके बदले ये आया रो, तो ये कांस्टेंट होगा ना। तो ये जो रो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक है। रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, समझ में आ रहा है। तो अब कहोगे सर रो का यूनिट क्या होगा, तो बता देता हूं, देखो आर इज रुको आर इजकल टू रो एल अपॉन ए है, तो यहां से क्या होगा, रो एल कुछ नहीं तो नीचे 1 है बराबर आर ए होगा। तो यहां से रो निकालोगे तो क्या होगा, आर ए अपॉन एल, ठीक है।
तो रेसिस्टेंस, अगर इसका एस यूनिट देखना है तो इस सब का एस यूनिट यहाँ लिख दीजिए। आर का क्या होता है एस यूनिट? ओम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ को किसे मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर से मीटर कट गया, तो इस रेसिस्टिविटी का एस यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। याद रखिएगा, रेसिस्टिविटी का एस यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। ठीक है, चलो। और एक चीज यहां समझ लो, समझ लो, समझ लो। और ये फिक्स होता है हर एक मटेरियल का। अगर मान के चलो कि एक वायर है, अभी इसकी लेंथ 2 मीटर है, अब इस वायर की लेंथ 4 मीटर कर दें, तो क्या इसका जो ये रो है ये चेंज होगा? नहीं, ये किसी मटेरियल के लिए फिक्स होता है। समझ रहे? इसके बड़ा घटा करने से कुछ नहीं होता। एरिया बढ़ा दो घटा दो, लेंथ बढ़ा दो घटा दो, रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो मटेरियल के नेचर होता है, नेचर चेंज नहीं। अब किसी, मैं मान के चलो कोई और कपड़ा पहन लूंगा या मैं कुछ और कर लूंगा, मैं कुछ और बड़ा दिख जाऊंगा, तो इससे क्या हो जाएगा? मेरा नेचर चेंज हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, वही नेचर तो वही रहेगा, तो रो चेंज नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर किसी वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर आप बढ़ा दो तो रेसिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, अगर मोटा वायर है तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि मोटा वायर का मतलब क्या? उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा यानी रेसिस्टेंस कम, और रेसिस्टेंस कम है तो मैंने क्या बताया था अभी? करंट ज़्यादा। ये चीज़ याद रखना। अगर एरिया मान के चलो 2 टाइम से इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया मान के चलो 2 टाइम से इंक्रीज कर रहा है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे 2 रख दो तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, हाफ टाइम से डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन एरिया को मान के चलो हाफ टाइम से डिक्रीज कर दें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी रेसिस्टेंस का हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और आर के तो ये एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ को 2 गुना कर दोगे तो रेसिस्टेंस भी 2 गुना। तो जितना ज़्यादा लंबा वायर है रेसिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, याद रख लेना। और जितना छोटा वायर है उसकी रेसिस्टेंस उतनी कम होगी, क्योंकि लेंथ और रेसिस्टेंस में आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और एरिया वगैरह सब देखोगे तो इनवर्सली रिलेशन है। दैट इज ओके। ओम मीटर बता दी। अब एक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना? एक था कंडक्टेंस जिसका एस यूनिट क्या था? ओम मीटर। अब एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जब भी ये चीज़ स्पेसिफिक होता है ना, किसी एक कंटेक्स्ट में बोला जाता है कि भाई किसी एरिया से, किसी जगह से, है ना, तो इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो एक कंडक्टेंस है और एक कंडक्टिविटी है, इसका एस यूनिट होता है ओम मीटर। और ये इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 ये रो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 रो। रो का क्या था? ओम। रो का भी जस्ट बताया था ना आपको, ओम मीटर है, तो इसके जगह पे ओम मीटर लिख दीजिए नीचे, और ऊपर जब ये जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, मीटर भी इनवर्स। तो इसका एस यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। या इसको मैंने बताया था कि इसका एस यूनिट क्या होता है? मो भी होता है। तो अगर इसको मो लिख दोगे नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मो इनवर्स। नहीं होगा? बोलना यार, बोलो ना यार, होगा कि नहीं होगा? बोलो। 14 जो एजी है ना, एजी बोलते हैं सिल्वर को। सिल्वर की मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है, सिल्वर की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। इसकी जो ये होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है। ग्रेफाइट ऑल्दो इज अ नॉन मेटल बट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये याद रखिएगा। और जो सुपर कंडक्टर है ना, उसकी कंडक्टिविटी इन्फिनाइट होता है, उसकी कंडक्टिविटी इन्फिनाइट होती है। तो उसका रो कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ 0 रख दोगे तो यहाँ से ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? तो सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होती है, मतलब समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे इससे भाई साहब, बहुत ज़्यादा। सुपर कंडक्टर है वो, इन्फिनिटी है उसका कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ याद रख लेना यार, ठीक है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड क्या है? डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ठीक है, ये तीनों के तीनों एलोट्रॉप हैं कार्बन के। एलोट्रॉप क्या होता है कि भाई वही मटेरियल होगा, वही एलिमेंट है, बस उसका अरेंजमेंट अलग होगा, फॉर्मूला अलग होगा, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। ठीक है। तो जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
अब रेसिस्टेंस की जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दो तरह से कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये मुझे लगता है आपको थोड़ा समझा देनी चाहिए, क्या पता पूछ दे। देखो आपको सीरीज बता देता हूँ पहले, ठीक है। ऐसे दिखाते हैं रेसिस्टेंस को, जब एक लाइन में कहीं पे ज्वाइंट नहीं है तो उसको बोलते हैं सीरीज में है वो। लेकिन मान के चलो एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। अब समझो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। आप ए से बी पहुंचोगे ना तो एक ही वायर है, देखो ध्यान से, कोई ज्वाइंट नहीं है, तो ये सीरीज में हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जाओ इसको, कहीं ज्वाइंट है कहीं ज्वाइंट नहीं, तो ये भी सीरीज में हो गया। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जाओ, गए गए गए। अब यहाँ से दो रास्ता, एक ये रास्ता ये एक रास्ता, मतलब ज्वाइंट होना, तो ये दोनों आपस में सीरीज में थे। लेकिन अब यहाँ जो दो बटे ना, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, समझ में आ रहा। अब फिर ये अकेला, तो ये होता है पैरेलल और ये होता है सीरीज। इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ यार। ये क्या है यार? अच्छा रात दिन है, ठीक। तो सीरीज वाले पहले दिखा देता हूँ। मान लो इसकी रेसिस्टेंस R1 है, इसकी रेसिस्टेंस R2 होती है। तो सीरीज में क्या होता है ना, करंट सेम होता है। इस रेसिस्टेंस पे जो वही करंट होगा, इस रेसिस्टेंस पे वही करंट होगा, इस रेसिस्टेंस मान के चलो इस, यहाँ बैटरी लगा दो यार, सेल लगा दो। मान के चलो 5 वोल्ट से आपने पास करी और 2 एम्पियर करंट यहाँ से दी, तो इसमें भी वही 2 एम्पियर फ्लो होगा, इसमें भी वही 2 एम्पियर और यहाँ भी 2 ही एम्पियर। तो सीरीज में क्या होता है ना, करंट सब जगह एक होता है लेकिन पोटेंशियल अलग होता है। यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, V3 होगा, ठीक है। तो टोटल V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। तो I करंट सब के लिए सेम होता है, R1 प्लस I R2 प्लस I R3। इसको क्या बोलते हैं, बड़ी टोटल वाला R है ना, इसको RS बोल दो। तो यहाँ से सीरीज के लिए RS, यहाँ से I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 और I RS, I से I कैंसिल। तो सीरीज में ये होता है, सबको जोड़ दीजिए आप डायरेक्ट। तो मान के चलो कि ये कॉम्बिनेशन दिया है सीरीज में, ये तीनों सीरीज में तो होता है। ये 5 एम्पियर का, ये 2 एम्पियर का, ये 3 एम्पियर का। टोटल रेसिस्टेंस आपको पूछ रहा है, तो क्या होगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 10 एम्पियर, 10 ओम। इसका क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस हो गया। लेकिन अब पैरेलल की बताता हूँ। पैरेलल में कुछ ऐसे होता है, 2 है 3 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ बैटरी लगा दी, अब यहाँ मान के चलो 5 वोल्ट आपने पोटेंशियल रखी और लेट से कि 9 एम्पियर यहाँ से आपने फ्लो करवाया। तो यहाँ पे ना ये R1 है, ये R2 है, ये R3। इस पैरेलल के केस में क्या होता है ना कि यहाँ करंट क्योंकि देखो बट गया है ना, तो बट गया तो करंट अलग होगा, इसमें I1 होगा, मान के चलो इसको I2 मतलब बढ़ जाएगा। तो ये जो 9 एम्पियर है ना, तो तीनों में बढ़ जाएगा। अब ये आप नहीं कर सकते कि यहाँ 3 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, यू कैन नॉट से दैट, अलग अलग होंगे तीनों। तो टोटल I मान के चलो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो होगा। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो ये टोटल के लिए I क्या हो जाएगा, V अपॉन, और पोटेंशियल सब जगह सेम होता है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ 5। तो याद रखना सीरीज के केस में करंट सेम होता है और पैरेलल केस में पोटेंशियल सेम होता है। R टोटल, ये पैरेलल में है तो RP, V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहाँ से V कॉमन निकालोगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस, ये सब बेसिक है, मुझे हो सकता है आपको पता होगा, V अपॉन RP। यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला है पैरेलल में। तो अगर मान के चलो आपको 2 सीरीज दिया है, ये दोनों कह रहा है पैरेलल में, ये 2 एम्पियर का, ये 3 एम्पियर का, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना फ्लो होगा, इससे कुछ नहीं करना है। तो टोटल मान लो 1 अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 6, 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5 अपॉन 6, 1 अपॉन R,
तो यहाँ से R चाहिए, तो उसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, 6/5 ओम हो जाएगा आंसर, है ना। अब सोचो ये दो रखोगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 हो जाता है। तो और अगर इन दोनों को दो ओम का आपने पैरेलल में रखा तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ, 1 ओम। लेकिन सोचो 2 ओम का आप सीरीज में रखते तो टोटल रेसिस्टेंस कितनी होती, 2 + 2 4। तो इसका मतलब हुआ कि सीरीज में रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में रेसिस्टेंस घटता है। अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो आपको किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा कि पैरेलल में, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि पैरेलल में रेसिस्टेंस कम होता है टोटल, और रेसिस्टेंस अगर कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट ज़्यादा है। ठीक है भाई साहब, चलो तो मैंने आपको ये वही बताया, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक पावर देखो, कुछ नहीं है यार, P = VI याद रख लो आप, है ना, कि जो रेट होगा एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा होगा किसी भी सर्किट में, उसी को बोलते हैं पावर। ठीक है भाई, एनर्जी तो कंज्यूम होता होगा ना, कोई बल्ब जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो वो किस रेट पे हो रहा है, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में भाई, 1 मिनट में, 2 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और ये निकालते कैसे हैं, पावर बराबर होता है पोटेंशियल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट से। तो P = VI याद रखिए, अगर करंट ज़्यादा होगा तो P भी ज़्यादा होगा, ये याद रखो, ठीक है, याद रखना। P = VI। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, लेकिन इसका एक कमर्शियल यूनिट भी होता है पावर का, जिसको बोलते हैं किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, याद रखना 3.6 × 10⁻6 जूल, याद रखिएगा इसको। अब ये कैसे आया है, तो यू ऑल्सो नो दैट किलो बराबर क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई, वाट का वाट रहने दीजिए, आवर को ना मिनट में बनाइए, मिनट में बनाने के लिए 60 मल्टीप्लाई, और इसको सेकंड बनाइए। अब इस सब को मल्ट करेंगे ना तो 3.6 × 10⁻6 जूल आएगा। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बड़ा यूनिट है ना पावर का, एनर्जी का। तो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर कितनी होती है, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करता है कि किसी भी सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक डिवाइस की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं आमीटर। और किसी भी सर्किट में पोटेंशियल का डिफरेंस है नहीं, पोटेंशियल को मेजर करना है, तो उसके लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। आमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये कैसे याद रखोगे कि कौन किस में लगाते हैं, देखो आमीटर का यूज क्या होता है, करंट मेजर करने के लिए। करंट किस में सेम होता है, सीरीज में सेम होता है, तो इसलिए इसको सीरीज में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का यूज क्या होता है, पोटेंशियल करने के लिए, मापने के लिए। अब पोटेंशियल सेम किस में होता है, पैरेलल में, तो इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये तो आमीटर हो गया। लेकिन कोई अगर आइडियल आमीटर है तो वो कौन होगा, आइडियल आमीटर कौन होता है, जिसका रेसिस्टेंस 0 है उसको बोलते हैं आइडियल आमीटर। और आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलते हैं, जिसकी रेसिस्टेंस इन्फिनिटी है। रेसिस्टेंस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि करंट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस 0 का मतलब क्या हो गया, कोई रुकावट नहीं है भाई, कोई रुकावट नहीं है, एकदम करंट धड़ल्ले से फ्लो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो बनता है ना वो 3 चीज से मिलकर बनता है, कॉपर, टीन और लेड, CuSnPb, समझे, कॉपर, टीन और लेड। लेकिन एक जो फ्यूज होता है वो प्योर फ्यूज होता है। ये प्योर फ्यूज सिर्फ और सिर्फ टीन से बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो प्योर फ्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ टीन का बनता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एलॉय होता है बेसिकली। किसका एलॉय क्या होता है, एक मेटल और दूसरा या तो नॉन मेटल हो या मेटल हो, दोनों को मिला करके एक मिक्सचर बना दीजिए, उसी को एलॉय बोलते हैं, एलॉय। तो यहाँ पे कॉपर, टीन और पीबी को मिला के इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाया जाता है। चलो, तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होती है भाई। अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर गया तो वो ना पिघल जाए और पूरी सर्किट में करंट को ना एकदम डिस्कनेक्ट कर दे कि भाई कोई डिवाइसेस डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। और हाई रेसिस्टेंस होता है। हाई रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, करंट बिल्कुल फ्लो करने नहीं देगा। लो मेल्टिंग, अगर थोड़ा सा करंट बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा।
तो जो करंट है ना वो कट जाएगा, तो आपकी जो डिवाइसेस है आग वाग नहीं लगेगी, टूटेंगे फूटेंगे नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेसिस्टेंस होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। अभी होता है गैल्वेनोमीटर, कुछ नहीं है यार, इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। देखो आप कहोगे सर फिर इसमें आमीटर में और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर है? देखो आमीटर ना क्या है कि मान के चलो अगर छोटा बड़ा जो भी है वो मेजर करता है करंट को, लेकिन अगर करंट बहुत कम है तो आमीटर मेजर नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको गैल्वेनोमीटर चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर लेता है सर्किट में। कितना तक? 10⁻⁻6 एम्पियर। सोचो इतना तक कभी अगर करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि करंट का ऐसे यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, तो मेजर कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। संट क्या होता है? कुछ नहीं, संट एक तरह का वायर होता है जिसकी रेसिस्टेंस ना के बराबर होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो अगर वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस है तो इससे करंट फ्लो आसानी से करवाएगा ये संट, ठीक है। अब संट को ना देखो, गैल्वेनोमीटर है, ये बहुत कम अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, मेजर कर लेगा। अगर इसको आपको आमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आप पैरेलल में एक संट लगा दीजिए। गैल्वेनोमीटर का अपना रेसिस्टेंस होगा, इसका अपना रेसिस्टेंस होगा, दोनों पैरेलल में लगा दीजिएगा तो रेसिस्टेंस थोड़ा कम होगा। समझ में आ रहा है? तो आमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है गैल्वेनोमीटर को बाय कनेक्टिंग संट पैरेलल टू इट। तो गैल्वेनोमीटर ऊपर और संट नीचे, दोनों को आप पैरेलल में रख दीजिए, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए सीरीज में रखना पड़ेगा बाय कनेक्टिंग वेरी हाई रेसिस्टेंस टू इन सीरीज, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? देखो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, डिस्कवर किसने किया था? फैराडे ने एंड मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने, थोड़ा अंतर है, डिस्कवर्ड बाय फैराडे एंड मैक्सवेल डिस्क्राइब्ड एज ए फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। डिस्कवर इसको किया था फैराडे ने, लेकिन मैक्सवेल ने डिस्क्राइब किया कि भाई फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो क्या है भैया? इट इज अ करंट प्रोड्यूस्ड because of the voltage production, that is electromotive force due to the changing magnetic field। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दी तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस तो होगा ही होगा, उसमें भी बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, उसको चेंज करने की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ है, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, करंट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल। देखो पंखे से हमें बहुत सारे कॉइल, बहुत सारे वायरिंग होती है ना, ऐसे बहुत सारे कॉइलिंग टर्न होते हैं ना, तो ये जितनी ज़्यादा होंगी उसमें इंड्यूस वोल्टेज उतनी ज़्यादा होंगी। तो कहते हैं ना भाई 1600 करवाए हैं, 2000 करवाएं टर्न, 2500 करवाए हैं, तो जितना ज़्यादा होगा उतना इंड्यूस वोल्टेज उसमें उतनी ज़्यादा होगी। अप्लीकेशन कहाँ होता है इसका? एसी जनरेटर में इसका यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में यूज होता है ना। एसी जनरेटर को डायनेमो बोलते हैं, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लो ऑफ मीटर में यूज होता है, माइक्रोफोन्स वगैरह सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज होता है। अच्छा, अब दो चीज कि इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो डिटरमाइन कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसको लेंज लॉ भी बोलते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और लेफ्ट हैंड रूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलो मैं दोनों को समझाता हूं आपको। कहां से आएगा? यहां से आएगा ना, एक सेकेंड यहाँ। पहले राइट हैंड समझो। देखो राइट हैंड कैसे रखते हैं? ऐसे रखेंगे ना, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपका ना थंब है मान के चलो, और ये आपका 4 फिंगर बोलते हैं ना इसको, 4 फिंगर, और ये आपका रिंग फिंगर, मिडिल नहीं, रिंग फिंगर नहीं है, मिडिल फिंगर। समझो
अपने राइट हैंड के ये 3 जो फिंगर से इसको ऐसे आप प्लेस करो कि तीनों आपस में 90 डिग्री बनाए भाई आपस में, ठीक है। इस तरह से प्लेस करो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तीनों, ठीक है। चलो ये कर दी। तो राइट हैंड रूल ये बोलता है फ्लेमिंग का, जिसको हम लेंज लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलता है कि जो थंब है ना, पहले बात समझो, थंब हमेशा ना मोशन बताता है, यानी फोर्स को बताता है, और जो 4 फिंगर है ना वो करंट को बताता है ना, फील्ड को बताता है ना, फील्ड को बताता है, और जो मिडिल फिंगर है ये करंट को बताता है, ये याद रखना। तो ये कहता है कि अगर थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को, और जो 4 फिंगर है वो इंडिकेट करेगा किसको, फील्ड को, तो मिडिल फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, करंट को। ये राइट हैंड थंब रूल है फ्लेमिंग्स का। तो राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या पता लगता है, हमें पता लगता है इंड्यूस्ड करंट, करंट के बारे में पता लगता है। अब लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड कैसे रखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये करंट। तो यहां हमें पता लगता है लेफ्ट हैंड में किसका, करंट का पता लगता है। यहां भी वही इस तरह से रखो कि तीनों आपस से 90 डिग्री हो। तो अगर आपका जो थंब है वो फोर्स को इंडिकेट कर रहा हो, और जो आपका ये मिडिल फिंगर है वो करंट को बता रहा हो, तो जो आपका 4 फिंगर होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो लेफ्ट हैंड रूल से क्या पता लगता है बताओ, लेफ्ट हैंड रूल से पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और राइट हैंड से क्या पता लगता है, इंड्यूस्ड करंट का। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। तो ट्रांसफार्मर नेक्स्ट है, वी हैव ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई, इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज एसी एंड हाई टू लो। ट्रांसफार्मर का ही तो काम होता है, हाई टू लो, लो टू हाई, एसी वाला। अब एक होता है एसी डायनेमो, है ना, एसी डायनेमो। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये याद रख लेना यार, एसी डायनेमो का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बस इसको याद रखो। और इसी का उल्टा होता है इलेक्ट्रिक मोटर। डायनेमो याद रख लो कि डायनेमो का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक डायनेमो का अपोजिट होता है क्या, मोटर। तो मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। द करंट जनरेटेड इन पावर स्टेशन जो होता है, दैट इज वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। पावर स्टेशन में जो भी करंट डेवलप होता है, जनरेट किया जाता है, वो एसी होता है, और इसका वोल्टेज होता है 22,000 वोल्ट से भी ज़्यादा, ठीक है। और इट कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलो सोडियम लैंप वगैरह सब आपने स्ट्रीट लैंप सब देखी होगी ना, ठीक है। सोडियम या मरकरी स्ट्रीट लैंप, ये लाइट होता है बिकॉज ऑफ द एटॉमिक इमिशन के वजह से। रिमेंबर दिस फैक्ट, एटॉमिक इमिशन। अब पहले के, अब तो बहुत कम यूज होता है, अब तो एलईडी यूज होता है, पहले फ्लोरोसेंट ट्यूब का यूज होता है ना। तो इसमें एक चोक कॉइल होता है ना, बहुत सारे कॉइल ऐसे 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 कॉइल देखे होंगे आप, हैं। तो जो चोक कॉइल होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ये क्यों होता है, टू प्रोड्यूस द हाई वोल्टेज टू आयोनाइज द गैस इन द ट्यूब, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो आयोनाइजिंग पावर का मतलब समझते हो, बताना जरा, बहुत बेसिक समझाओ। आयोनाइजिंग पावर क्या होता है, तो कोई भी एलिमेंट से या कोई भी मेटल, कोई भी चीज मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को ना तोड़ना, ब्रेक करना, मानी आयंस को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन पावर, ठीक है। समझ में आया। चलो अब मैग्नेटिज्म पढ़ो। मैग्नेटाइट है ना, और एक आयरन का, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है भाई। आयरन जो होता है ना, आयरन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फेरस और फेरिक। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना यार। उसी तरह कॉपर भी 2 फॉर्म में यूज होता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, यहाँ भी 2-3, ठीक है। चलो छोड़ो। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसको याद रखना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, NiC। निकेल इसको क्या बोलते हैं, आयरन, कोबाल्ट, NiC, निक। ये तीनों आपस में क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और मैग्नेटिक सब्सटेंस में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल।
तो फ्लो जो होता है, देखो अगर ये कोई रड है ना, समझना ये चीज़, ये बार मैग्नेट है, तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगी, लेकिन अंदर वो साउथ से नॉर्थ होता है। ये याद रख लेना कि कोई भी बार मैग्नेट में दो इसके पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। दो पोल अगर दोनों अपोजिट पोल हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड जो जाएंगे वो नॉर्थ टू साउथ जाएंगे बाहर से, ठीक है। लेकिन अंदर से क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ जाएंगे, और उसके बाद पूरा एक लूप बना लेता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक लूप में चलता है, ठीक है। सॉरी, चलो। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, रिमेंबर दिस। नेचुरल मैग्नेट किसको बोलते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स को ही बोलते हैं, यानी Fe2O3 या Fe3O4, ये सब नेचुरल मैग्नेट है आयरन में, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या होता है, जैसे बार मैग्नेट बनाते हैं हम लोग, या हॉर्स शू मैग्नेट देखे होंगे आप, या रॉबिन्सन बॉल इंडेड मैग्नेट देखे होंगे आप, मैग्नेटिक निडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो वायर है ना, वायर से अगर करंट को फ्लो करोगे ना, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है तो क्यों लोग चिपक जाता है तारों में, समझ रहे हो। तो करंट फ्लो करने से ना इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है किसी वायर में, ठीक है। एट पोल्स, समझो, अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मैक्सिमम, ये सच बात है। अगर ये मान चलो पोल है, मान चलो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो फील्ड होगा कहाँ होगा, यहाँ या यहाँ, किनारे पे होगा, यहाँ पे दोनों पोल पे होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल, बीच पे इतना नहीं होगा, ठीक है। तो एट पोल्स अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है और मिडिल पार्ट में मिनिमम होती है, ठीक है। व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड नियर मैग्नेट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू इंडक्शन। समझ रहे हो कि भाई कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक दूसरे के नज़दीक रख दोगे, भाई मान लो एक मैग्नेट ही रख दो, एक मैग्नेट है एक आयरन रख दो, आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो दोनों में फीचर डेवलप हो जाते हैं, मैग्नेटिज्म यहाँ पे मैग्नेटाइज हो जाता है, ये इसको अट्रैक्ट करने लगता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंडक्शन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, समझो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल रहा हूँ, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोल रहा हूँ, रिमेंबर दिस, आई एम कॉलिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी है तो किसी एरिया से उसको मेजर कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, लेकिन डेंसिटी लग गया तो अपॉन मीटर स्क्वायर कर दो। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था ना, ये डेंसिटी स्पेसिफिक हो जाए तो बस वहाँ किसी एरिया से कंपेयर कर रहा है। और जब भी ये हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, ठीक है, और नीचे मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं टेस्ला। देखो फिर से बता रहा हूँ, मैग्नेटिक, बच्चे कंफ्यूज करेंगे यार, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होंगे ना उसकी ऐसा यूनिट तो क्या होती है बताओ, वेबर, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की क्या होती है, ये मिट जाएगा ना, रुको 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 रुको, एक है मैग्नेटिक फ्लक्स, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एक होता है मैग्नेटिक क्या था, डेंसिटी, डेंसिटी कहाँ चला गया यार, अम्लों ने मिट भी गया, छोड़ो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है, टेस्ला। ये याद रखना यार। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा जाए तो वेबर, और टेस्ला अगर नहीं है तो इसको और क्या बोलते हैं, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, रिमेंबर दिस फैक्ट। चलो, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ प्लेस इन दैट पॉइंट, वही सब बता रहा था, ठीक है। एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, ठीक है, रिमेंबर दिस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैंने आपको बताया था ना,
बाहर से नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, तो एक लूप बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व, तो बताया आपको क्लोज्ड कर्व है। कभी भी एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन निकल रही होंगी, जो पॉसिबल ही नहीं होता। तो टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और अगर फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो समझ लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जैसे कुछ इस तरह है, समझना, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और एक ऐसे है, मान के चलो कहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा है, इस केस में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्राउडेड फील्ड है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उतनी ज़्यादा करंट है। अब तीन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ लेना तीनों को। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, इसके बारे में थोड़ा पहले भी आपको बताया था कि जब आप इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, ऐसे सब्सटेंस को अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रख दोगे ना, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम आती है, फीबल आती है, फीबल मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। और वो जो डेवलप होगा ना, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होगी। ठीक है, तो ऐसे सब सब्सटेंस को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कि आप ऐसे में तो उसमें मैग्नेटिज्म है नहीं, लेकिन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस कर दी जाए, रख दी जाए, तो उसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म आ जाती है। और जो मैग्नेटिज्म आएगी ना, उसकी जो डायरेक्शन होगी ना, उसके डायरेक्शन से अपोजिट होती है। ठीक है, और वो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसको दूर कर दो तो फिर रिटेन नहीं कर पाता। दे डू नॉट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। एग्जांपल क्या है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का? अब डाई क्यों, ऐसे तो है नहीं, देने पे हो रहा है, तो दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बिस्मुथ, जिंक, ये आपस में कभी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दोगे थोड़ा बहुत यहाँ पे आ जाता है इसमें मैग्नेटिज्म। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, मरकरी, वाटर, H2 का मॉलिक्यूल, ये सब के सब क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। रिमेंबर दिस फैक्ट। एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बस अंतर क्या होता है? सेम है। अंतर क्या होता है कि इसकी भी जो डायरेक्शन होगा ना, वो सेम डायरेक्शन होता है ना। यहां भी फीबल मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और ये तब होता है जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये तब जब होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन ले लो यार, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऐसे 8 नंबर पे आते हैं, तो 8, 2 और 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, इसको 2s2, 1s2, 2s2, 2p2 ये करोगे ना तो वहाँ पता लगती है। ठीक है, तो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? एल्यूमिनियम आता है, प्लेटिनम आता है, मैंगनीज आता है, सोडियम आता है, ऑक्सीजन आता है, लिथियम आता है, टेंटलम आता है, मोलिब्डेनम आता है और मैग्नीशियम आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम, मैंगनीज, प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, लिथियम, टेंटलम, मोलिब्डेनम और ये और O2 मॉलिक्यूल, ये पैरामैग्नेटिक है। अब एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ये जस्ट अपोजिट है भाई। जब ऐसे सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, बहुत, और इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जैसे, और ये कौन होगा? जो आयरन होंगे, क्योंकि भाई ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। कोबाल्ट होंगे, निकेल होंगे, बताया था ना आपको। चलो एक डोमेन देखो, डोमेन क्या होता है? कुछ नहीं यार, देखो कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लो, मान के चलो ये मटेरियल है, तो इसके अंदर में ना डायरेक्शंस, रुको पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। अ रीजन विद इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वेयर ऑल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट टीनी मैग्नेट्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन। देखो क्या है कि मान के चलो कि ये कोई मटेरियल है, इसमें बहुत सारे लेयर हो सकते हैं यार, मान के चलो। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। तो
यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, अगर एक लाइन में अलाइंड होगा, दिस इज कॉल्ड डोमेन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या अलाइंड है या नहीं है। अब एक इधर है, एक इधर, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये सारे डोमेन होते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। इट मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल, इसी को बोलते हैं डायपोल मोमेंट, और इट इंडिकेट्स द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड और मॉलिक्यूल, कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल में से आपको चार्जेस को सेपरेट करना है, पॉजिटिव चार्ज को अलग करना है, नेगेटिव चार्ज को अलग करना है, तो उसी को बोलते हैं डायपोल, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, इतना तो जरूरी है नहीं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो याद रखना डायपोल मोमेंट से हमें पता लगता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो अपना जो मैग्नेटिज्म, जो उसका परमानेंट, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास अपना एक परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो अगर आप उसको इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि उसकी जो परमानेंट मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी है ना, वो खत्म हो जाए, दे बिकम अ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अभी जस्ट बताया था कि उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो फीबल मैग्नेटिज्म आते, थोड़े बहुत मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो। लेकिन अगर मान के चलो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा हीट कर दिए, ऐसे टेम्परेचर पे हीट कर दिए कि उसके मैग्नेटिक परमानेंट वाले जो फीचर्स थे वो खत्म हो गई, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो इससे यहां पता चलता है क्या, कि टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिज्म घट जाता है और टेम्परेचर घटाने से मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। समझ में आया जी। चलो, परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है, वही स्टील से। परमानेंट जो मैग्नेट होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्टील, कोबाल्ट स्टील, या टिकोनेल, या एल्कोमैक्स, या एलनिको। ठीक है, थोड़ा अजीब अजीब नाम है यार, 2-4 बार पढ़ लो, कहीं ना कहीं रहेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कोर ऑफ ट्रांसफर, टेलीफोन, डायफ्राग्राम्स, है ना, उसके बाद आर्मेचर ऑफ द डायनेमोज और मोटर, दीज ऑल आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, दीज आर ऑल मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, एक है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। क्या होता है ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, वही अर्थ भी अपने आप में क्या है कि मैग्नेट ही तो है। अर्थ के जो आप देखोगे कोर में आयरन निकेल भरे पड़े हैं। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म है, इसी को अर्थ बिहेव लाइक एज अ जेंट बार मैग्नेट। क्यों, क्योंकि जो आउटर कोर है ना, कोर देखो दो है, कोर का 2 पार्ट है, ये इनर कोर और ये है आउटर कोर। इनर कोर है सॉलिड है, आउटर कोर थोड़ा मोल्टेन है। ठीक है, तो जो आउटर कोर है ना, वहाँ पे मोल्टेन आयरन और निकेल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और जिसकी वजह से अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ क्या, आप देखे होगे ना, पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो यहाँ पोल पे मैंने बताया मैग्नेट सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर है, तो पोल के ऊपर मैग्नेटिक साउथ पोल लाइज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड वाइस वर्सा, ये तो सबको बताया। चलो, मैग्नेटिक एक्सिस, ये चीज़ याद रख लो कि जो भी ज्योग्राफिकल एक्सिस हैं, देखो एक ज्योग्राफी ऐसे हैं जो 23.5 डिग्री पे झुका है। ठीक है, और अर्थ के इक्वेटर से वो 60 डिग्री, ऑर्बिटल एक्सिस से वो 66 डिग्री के आसपास झुकी हुई है। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, इट टिल्टेड अबाउट 11.3 डिग्री फ्रॉम द ज्योग्राफिकल एक्सिस। अर्थ है, इसकी ज्योग्राफिकल एक्सिस ये है, मान के चलो। ठीक है, तो इसकी एक मैग्नेटिक एक्सिस होगा। ठीक है, पोल जैसे ये घूमता है, दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये, 11.3 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को देखते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड को कहा जाता है एज अ फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये एटम है, एटम का ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में
दो चीज़ मौजूद होता है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन। इसी दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो इसी से पता चलता है मास। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो कंसंट्रेशन होता है ना किसी इलेक्ट्रॉन का मास, उसके न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे इसी को बोलते हैं मास नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या नहीं। तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? देखो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल है। तो न्यूक्लियस अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज है। इसके चारों ओर घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, एक ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। कोई भी एटम में, इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। मान के चलो मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उतने एटॉमिक नंबर। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो कैल्शियम में कितने प्रोटॉन? 20 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 20 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 20 न्यूट्रॉन नहीं कर सकते आप। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन निकालने के लिए पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? मास नंबर। तो कैल्शियम का मास नंबर कितनी होती है? 40। ऑलमोस्ट डबल होती है एटॉमिक नंबर की। अब प्रोटॉन कितनी है? प्रोटॉन वही होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर है, P प्लस एन। तो एन इस केस में 40 माइनस 20 तो 20 हो गया, ठीक है। चलो, मास जो होता है प्रोटॉन का सबसे ज़्यादा है, फिर न्यूट्रॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का, ये याद रखना। सबसे भारी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी कौन है? प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज वाला, फिर न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की किसने डिस्कवरी की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन किसने की थी? जे थॉमसन। ये याद रख लेना यार, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन साहब ने किया था, न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था, और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन प्रोटॉन का जो नाम दिया गया है ना वो रदरफोर्ड ने दिया है। रिमेंबर दिस फैक्ट बड़ी, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? आगे चले, चलो। एक होता है पोजिस्ट्रॉन और एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है फोटोन। तीनों अंतर हैं, समझो इस बात को। पोजिस्ट्रॉन होता है ना, इसको बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन टाइप का, एंटी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के इक्वल मास का ये होता है, जितना इलेक्ट्रॉन की मास है वही पोजिस्ट्रॉन की भी मास होता है। लेकिन ये एंटी पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन के। भाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसकी खोज थी एंडरसन ने की थी। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक माइनस प्लस खत्म कर देगा, ठीक है। तो पोजिस्ट्रॉन पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, इसका इक्वल मास होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। इसकी खोज एंडरसन ने की थी और इसको बोला जाता है एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, पोजिस्ट्रॉन। अब एक होता है न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज जो होता है ना वो बहुत छोटे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसका मास ना के बराबर होता है, दैट इज 0। चार्ज भी इसमें बिल्कुल नहीं होता है, चार्जलेस होता है। इसकी खोज, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पॉली ने, ठीक है। किसने की थी? पॉली ने। एक होता है फोटोन। फोटोन की भी मास 0 होती है, इसकी भी चार्ज 0 होती है, और इसकी जो वेलोसिटी होती है ना फोटोन की, ये होता है दैट ऑफ स्पीड। समझ में आ रहा है? फोटोन पढ़ाया तो लाइट में। अब प्रोटॉन तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है उसका। एक होता है मिशॉन, पाई मिशॉन। इसकी खोज की थी यकावा ने, डिस्कवरी किसने की थी? कौन? इसमें इसकी खासियत क्या है? इसमें दोनों चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है। तो पाई मिशॉन की एक खासियत है, इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। और जब दोनों चार्ज है तो भाई अनस्टेबल है ये, ठीक है। कैथोड, कैथोड रे क्या होता है? देखो कैथोड रे क्या है, कैथोड समझो। अ बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या? कैथोड। तो कैथोड एक तरह का इलेक्ट्रोड होता है जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखना। कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड, कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड विथ निगेटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आ रहा है? और एनोड क्या है? एनोड इज एन आल्सो एन इलेक्ट्रोड विथ पॉजिटिव चार्ज, रिमेंबर दिस।
तो कैथोड रे क्या होता है, उससे जो रे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगी, उसी को रे बोलेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी कैथोड रे की? इनविजिबल होगा, ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो लाइट की वेलोसिटी का 1/10 होगा। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसका 1/10 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? यस, प्रभाव पड़ेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर ये किसी हैवी मेटल से, जैसे टंगस्टन वगैरह सब है, अगर किसी हैवी मेटल से टकराया तो ये उसके बाद प्रोड्यूस करता है एक रे जो बहुत खतरनाक रे है, जिसको बोलते हैं एक्स रे। व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक्स विद एन हैवी मेटल सच एज टंगस्टन, इट प्रोड्यूस एक्स रे, ठीक है। ये हुआ कैथोड रे के फीचर्स कि भाई ये ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इसका प्रभाव पड़ता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। सेम गोज विद द कैनाल रे, इसको भी ये कैनाल रे बेसिकली पॉजिटिव रे होता है, जिसको बोलते हैं एनोड रे, ठीक है। कैनाल रे को एनोड रे भी बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड रे निगेटिव चार्ज होता है, रिमेंबर दिस। इसको डिस्कवर किया था एनोड रे को गोल्डस्टीन ने, समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये भी ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर, इट मतलब कैनाल रे ना प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड ड्यू टू दिस उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड तो होता ही है, इज मोर पावरफुल। रेडियो एक्टिविटी क्या है समझो। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बैकरेल ने, जिनकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ज्वाइंटली विथ किसके साथ? मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, दोनों शायद पति पत्नी थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, इन तीनों को एक साथ मिला था रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल पुरस्कार। द न्यूक्लियस हैविंग प्रोटॉन 83, यानी प्रोटॉन 83 का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर 83 या मोर अनस्टेबल, मतलब 83 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 83 इंक्लूडिंग जितने भी एलिमेंट है ना, उसका न्यूक्लियस जो होता है ना भाई, वो बिल्कुल भी अनस्टेबल होता है, बिल्कुल अनस्टेबल होता है। क्यों? बिकॉज दे एमिट अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ठीक है। और जब वो इमिट करता है, ये इमिट कर देगा, देन दे बिकम्स स्टेबल। समझ में आ रहा है कि 83 या उससे अधिक वाले जितने भी एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस में बस वो अनस्टेबल है, ये मान लो, लेकिन उसमें क्षमता होती है कि वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को एमिट कर पाए, और जब वो एमिट करता है देन दे बिकम स्टेबल, समझे। और इसी फेनोमेना को, मतलब कि अगर मान के चलो कोई भी किसी की भी एटम्स के न्यूक्लियस से अगर ये सब पार्टिकल्स इमिट हो रहा है, इसका इमिशन हो रहा है, तो इसको ही बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल, ज्वाइंट, समझ गए, हेनरी बैकरेल ने किया था। चलो, बीटा रेज, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बीटा रेज, समझ रहे हो। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है, हीलियम पार्टिकल को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, समझ रहे हो। हीलियम को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। इन न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। ये याद रखना यार, और आगे भी बताऊंगा। जब न्यूट्रॉन जो एक आपस में न्यूट्रल है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए प्रोटॉन में ना, तो पहली बात तो उसकी मास तो एटॉमिक नंबर उसकी बढ़ जाती है, मास तो वही रहेगा, एटॉमिक नंबर उनकी बढ़ जाएगी, और यही होता है बीटा रेस। तब बीटा रेस का जनरेशन होता है कि अगर कोई भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन चेंज हो जाए प्रोटॉन में, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्रिएट होता है, जिसके वजह से वो और उसका वेट भारी होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उसके वजह से क्या कौन सा रे डेवलप होता है? बीटा रेस डेवलप होता है। एंड द रेज इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिविटी वेयर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय रदरफोर्ड। रिमेंबर दिस फैक्ट, समझ में आ रहा है? ओके, कि भाई रेडियो एक्टिविटी से जो भी रेज निकल रहा है, इसको फर्स्ट रिकॉग्नाइज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, ये चीज याद रखना। और अल्फा बीटा पार्टिकल्स के बारे में आपको बताऊंगा अभी, वैसे आगे लेड के बारे में जानो। इन द एंड
प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, कोई भी मान के चलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उनके इमिशन होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमेशा लेड होता है। याद रख लेना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जितने भी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लेड होता है। रिमेंबर दिस फैक्ट आफ्टर द इमिशन ऑफ दिस रे। अब समझो यार, ये तीन तरह के रेज हैं, अल्फा, बीटा, गामा। पेनिट्रेटिंग पावर कौन सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की होती है। कोई चीज़ जैसे आप देखते होंगे ना कि मान के चलो हमारे बॉडी के अंदर मान के चलो कैंसरियस सेल है, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो बहुत बार गामा पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी बॉडी को खतरा भी हो सकता है ना। पेनिट्रेटिंग, वो अंदर घुसना, धंसना, तो इसकी सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है? गामा पार्टिकल्स, फिर बीटा, फिर अल्फा। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जिसका है उसी की तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी भाई। तो वही सेम आयोनाइजिंग पावर क्या होता है? आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है अल्फा का। किसका होता है? अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। तो आपको समझ में आयोनाइजिंग पावर क्या होता है? कुछ नहीं है, देखो ये एक एबिलिटी होता है जिससे कि किसी भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए। समझ रहे हो? किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने की जो एक एबिलिटी है उसी को बोलते हैं, मतलब हाउ स्ट्रांगली अ रेडिएशन कैन नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स आयन, इसी को बोलते हैं आयोनाइजिंग पावर। तो इसका रिलेवेंस क्या? देखो आयोनाइजिंग पावर का बहुत रिलेवेंस है। अगर मान के चलो हायर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज़ों मटेरियल का, सब्सटेंस का, जो भी है एटम्स का आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा आयंस क्रिएट करेगा। ठीक है, और ज़्यादा आयंस क्रिएट करने का मतलब है कि वो सेल को ज़्यादा डैमेज कर सकता है, और इसलिए इसका कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज बहुत होता है। डेंजरस तो है ही। लोअर आयनाइजिंग पावर मतलब है कि लेस एबिलिटी टू कॉज आयनाइजेशन। लेकिन एक फायदा है कि जिसकी आयनाइजिंग पावर जितनी कम होती है वो उतना डिस्टेंस दूर तक ट्रेवल करता है। रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। चलो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ अल्फा और बीटा पार्टिकल पे प्रभाव पड़ता है, गामा पे कोई इफेक्ट नहीं होता भाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का। रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, और जो गामा पार्टिकल है ना, गामा पार्टिकल, ये एक चीज मैंने बताया ना आपको, चार्ज अल्फा, क्योंकि अल्फा हीलियम का आइटम्स होता है तो इसकी जो चार्ज होती है +2 होता है, +2e, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, +2e। बीटा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें एक माइनस चार्ज होता है। गामा में कोई चार्ज नहीं होता भाई, 0, और गामा की मास भी 0 होती है, ये चीज याद रखना। तो अल्फा में पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज, और गामा में न्यूट्रल होता है, गामा न्यूट्रल, ठीक है। और ऑरिजिन इस सब का कहाँ होता है? न्यूक्लियस, ठीक है, ये चीज याद रखना। अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल, अल्फा की मास कितनी होती है? 4, क्योंकि हीलियम का 4 होता है मास, ये याद रख लेना। बीटा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं भाई, ये चीज याद रखना यार। चलो, विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर इंक्रीज बाय 4। ये बात सच है कि देखो ना, अगर एक अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन हुआ, मतलब हीलियम पार्टिकल इमिट किया और हीलियम एक पार्टिकल इमिट किया है, तो इसका मतलब कि दो जो है ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन और हमारे पास बढ़ गए हैं, या प्रोटॉन जो भी कहो, तो जो 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो इससे निकल के वो बाहर, उस मतलब किसी भी एटम से वो बाहर निकल गए। तो जब वो उस एटम से बाहर निकल गए तो उसकी एटॉमिक नंबर तो 2 से घट गई ना, क्योंकि उसमें जितने हीलियम पार्टिकल्स थे, एक हीलियम पार्टिकल्स कम हो गए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से घट गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन घटने का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर 2 से घट गया। और मास नंबर कितने से घटेगा कि अगर एक हीलियम हटेगा तो एक हीलियम का मास कितना होती? 4, तो 4 से उसका मास कम हुआ है। समझ रहे हैं? अब बीटा पार्टिकल्स का क्या होता है? अगर बीटा पार्टिकल्स का इमिशन हुआ है तो एटॉमिक नंबर यहां पे इंक्रीज करता है 1 से, एंड मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये चीज आ गया, नहीं समझ में आया और बताऊं? देखो देखो अल्फा जो पार्टिकल, रुको 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 एक सेकेंड, जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ना वो एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ये तो आपको पता है। हीलियम मतलब He2+, ठीक है। हीलियम में देखोगे तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर होता है, तो 4 इसका मास हो गया, ठीक है। तो व्हेन एन एटम एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स ना, इट लूजेस क्या, 2 प्रोटॉन को वो लूज करता है और 2 न्यूट्रॉन को लूज करता है। तो अगर 2 प्रोटॉन को लूज कर दिया तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 2 से घट गया, समझ में आ रहा है। और 2 न्यूट्रॉन को लूज कर दिया तो इसका मतलब क्या, जो मास नंबर वो 4 से घट गया, क्योंकि हीलियम का मास 4 होता है। समझ में आ रहा है कैसे 4, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, मास। तो 2 ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो मास नंबर 4 से डिक्रीज कर गया। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल में जैसे यूरेनियम है, मान के चलो यूरेनियम 92 पे आता है और इसका मास नंबर होता है आई थिंक 238, हाँ यही होता है, 238 होता है। जब ये लूज करेगा ना, इससे हीलियम पार्टिकल निकलेगा तो ये थोरियम बनता है। यूरेनियम 238 निकलता है, इससे थोरियम बनता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, तो यहाँ पे थोरियम बनता है और इसकी ये 90 पे आता है, 92 से 90 पे आ गई, समझ में आ रहा है। और इसकी हो गई 234 है, इसमें 4 घटा दो, 238 है, 4 घटा दो 234। तो जब भी यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल्स निकल जाता है, इमिट करता है, तो हमेशा थोरियम बनता है। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है और इसका मास 234 होता है। देखो 4 माइनस हो गया, समझ में आया चीज़, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मान के चलो बीटा पार्टिकल्स का डिके होता है या बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है, जिसको ही बोलते हैं बीटा डिके। तो बीटा क्या है पहले ये समझो, बीटा बेसिकली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है और ये तब इमिट होता है जब न्यूट्रॉन्स जो है कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। समझो न्यूट्रॉन अपने आपस में कोई चार्ज नहीं है, समझो। मास नंबर क्या होता है बताओ, मास नंबर होता है P+n होता है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन न्यूट्रॉन चार्जलेस था, अब न्यूट्रॉन किसमें बदल गया, प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन के पास तो चार्ज है, नहीं समझ रहे हो, प्रोटॉन के पास चार्ज है। तो इसलिए एक जो ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन बढ़ाना, तो इसके वजह से एक हमारे पास एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। नहीं समझे, समझ में आया बच्चा? और नहीं समझ में आया तो इतना भी जरूरी बीपीएससी में है नहीं। चलो नेक्स्ट, आगे क्या है, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड बाय, देखो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी बैकरल ने, और इनको डिटेक्ट किया था जीएम कॉन्टर ने। रिमेंबर दिस फैक्ट, जीएम कॉन्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हाफ लाइफ क्या होता है, देखो हाफ लाइफ क्या होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जो न्यूक्लियाई होता है, अगर उसका न्यूक्लियाई आधा डिके हो गया, आधा खत्म हो गया है, तो उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। द टाइम इन विच हाफ न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट इज डिकेड, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ एन रेडियोएक्टिव एलिमेंट या आइटम, जो भी को, ठीक है। क्लाउड चैम्बर क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स प्लस रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके लिए यूज किया, किसका यूज किया जाता है, क्लाउड चैम्बर का यूज किया जाता है। रिमेंबर दिस। और इस क्लाउड चैम्बर की खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था, बनाया किसने था, इसको बनाया था CRT विल्सन ने। किसने बनाया था, CRT विल्सन, ठीक है। कार्बन का 2 आइसोटोप है, C12 और C14, पता है ना आपको। तो C14 का यूज होता है टू मेजर द एज ऑफ द फॉसिल्स या प्लांट्स, कि कोई कितना साल पुराना है कोई चीज, उसके लिए कार्बन C14 का यूज होता है। 2 आइसोटोप है ना, अभी आइसोटोप आइसोबर आएगा, हाँ देखो नीचे।
तो कैसे पता लगाया जाता है? कुछ नहीं करना होता है। कार्बन कंटेंट का कार्बन 12 को कार्बन 14 से डिवाइड करके रेशियो निकाल लेते हैं और इसी से पता करते हैं। और भी बहुत तरीके हैं एज निकालने के लिए। कोई पेड़ पौधे में कितने रिंग हैं, उस रिंग को देख करके भी एज वेज निकाला जाता है। ठीक है, रिंग मतलब उसके वुड में जब काटोगे ना बहुत सारे रिंग बने होते हैं, देखना आप। न्यूक्लियर फ्यूजन उसके लिए पहले आप आइसोटोप पढ़ो, आइसोबार समझो और आइसोटोन समझो। देखो आइसोटोप में क्या होता है कि दो आपके पास एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और मास नंबर अलग होंगे। ठीक है, समझ में आया? आइसोबार क्या होंगे? जस्ट अपोजिट, कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। ठीक है, आइसोटोन क्या होंगे कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे। एग्जांपल देके बताऊं? चलो एग्जांपल देके बताता हूं। चलो पहले मैं आइसोटोप बताता हूं। क्या बताया इसमें? एटॉमिक नंबर सेम होता है, बताया था, बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट, ये बताया था। देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तीनों के एटॉमिक नंबर सेम ही है, 111। इसका मास 1 तो ये हाइड्रोजन हो गया, मास 2 ड्यूटेरियम हो गया, ये रेडियो एक्टिव होता है अपने आपस में, और ट्रिटियम जिसको 3 होता है। तो देखो सबके मास, देखो जेड कोई भी एलिमेंट, एक्स कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और जो ए होता है इसका मास नंबर होता है, नहीं जेड इसका मास नंबर होता है और ए होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है। थोड़ा कंफ्यूज हो इसमें, देख लेना यार, ए जेड किसको बोलते हैं, ठीक है, वो थोड़ा देख लेना उसको। अभी आई थिंक जेड बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर को, और ए बोलते हैं मास को। हाँ, तो ऊपर में जो यहाँ होता है ना उसको मास बोलते हैं और इस जगह जो होता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। देखो यहाँ सबका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, ऊपर सबका सेम अलग अलग है तो मास नंबर अलग है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आपस में क्या है? आइसोटोप है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये समझ में आया? और बताऊं, कार्बन के, देखो कार्बन के वैसे 2 आइसोटोप होते हैं, लेकिन सच बताऊं तो 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन C12, C13 और C14, सबके एटॉमिक नंबर 6 ही हैं, लेकिन मास नंबर सबके अलग हैं। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोबार क्या होता है? जस्ट अपोजिट, यहाँ पे मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एग्जांपल दूं, जैसे आर्गन ले लो और कैल्शियम ले लो। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 8, कैल्शियम 20, लेकिन दोनों का भार जो होता है ना, वेट, मास, वो सेम होता है 40-40। तो देखो एटॉमिक नंबर हो गया अलग अलग लेकिन मास नंबर क्या हो गया? सेम। दिस इज कॉल्ड आइसोबार। और बताऊं, जैसे फास्फोरस मान के चलो, फास्फोरस कितने पे आता है? 15 पे आता है ना। हाँ, एटॉमिक मास कितनी है? 32। और एक है सल्फर, ये 16 पे आता है, इसकी भी एटॉमिक मास कितने है? 32। तो मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो फास्फोरस और सल्फर आपस में आइसोबार हैं भाई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक होता है आइसोटोन्स। इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का C14 और नाइट्रोजन का C7 पे आता है, इसका मास 15। तो ध्यान से देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, याद करो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? मास होता है, बोलो हाँ। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो ये होता है मास नंबर, और ये क्या होता है? प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन बोलते हैं। तो 14 में से 6 घटाओ तो कितना हो गया? 8। 15 में से 7 को घटाओ तो कितने हो गए? 8। तो दोनों के न्यूट्रॉन क्या हो गए? सेम हो गए ना। तो ये तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में क्या है? वो भी कार्बन के कौन? 14 वाले आपस में क्या है? आइसोटोन्स है, रिमेंबर दिस। और भी है उसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन और सल्फर आपस में दोनों में 20-20 है, देख लेना आप। ठीक है, चलो ये चीज हो गया, आगे बढ़े। A-Z, हाँ तो वही मैंने सेम बताया। ए जो है ना इसको मास को बोलते हैं और जेड जो होता है ना एटॉमिक नंबर होता है, याद रखना। तो जेड यहाँ आता है और ए ऊपर आता है। ठीक है, सही है, ठीक है, याद रख लेना इसको।
कोई भी लिख के दे दिया आपको, x दे दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया, पूछा कितने न्यूट्रॉन है, तो कुछ नहीं, इस बड़े में से छोटे को घटा दो। न्यूक्लियस फ्यूजन, न्यूक्लियस फ्यूजन में क्या होता है ना, एक ये न्यूक्लियस है, ये टूट करके दो बनेगा, तो टूटना ब्रेक करने को बोलते हैं फ्यूजन, 1 से 2, और ये जो 2 बनेंगे दोनों का इक्वल मास होगा। तो इसको फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था, स्ट्रैसमैन और ओ हॉल्म ने, ठीक है। तो यूरेनियम 235 जैसे टूटता है ना, यूरेनियम 235 जो टूटता है, इनका जब फ्यूजन होता है तो ये ब्रेक होता है, इसका जो न्यूक्लियस ब्रेक होता है बेरियम और क्रिप्टन में। देखना यार, आप ये आर आपके वहां पे नहीं था नोट्स में, इसको ऐड कर लेना यार, ये पहले के लिखा होगा, ये गलत है, के तो पोटेशियम होता है, के आर होना ना, क्रिप्टन। तो क्रिप्टन आता है 91 पे और बेरियम आता है आपका 142 का मास नंबर होता है, याद रखना, ठीक है। बेरियम और क्रिप्टन, जैसे यूरेनियम का जब फ्यूजन होता है तो किसमें चेंज होता है, बेरियम और बोलो क्रिप्टन में। चेन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन यूरेनियम एटम इज बम्बार्डेड विथ स्लो न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कोई भी यूरेनियम का जो एटम्स है, मतलब उसके न्यूक्लियस में बम्बार्डमेंट किससे कराओगे, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाओ आप, न्यूट्रॉन्स के आपस में कोई चार्ज नहीं होते हैं, इससे बम्बार्ड करो। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शंस होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक यूरेनियम न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है ना, तो उससे 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। तो अगर 3 न्यूक्लियस मान लो यूरेनियम का टूटेगा तो कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 9, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। और दीज न्यूट्रॉन्स कॉजेस फर्दर फ्यूजन, कि भाई एक न्यूक्लियस टूटा तो 3 न्यूट्रॉन्स निकला, अब फिर न्यूट्रॉन ये 3 निकला, ये और बम्बार्ड करेगा तो 3 अलग करेगा तो 9 निकलेगा, फिर 9 करेगा तो कितनी 27 निकलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई होती रहती है टिल द, जब तक कि पूरा का पूरा यूरेनियम एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है भाई, चेन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और एक होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो अनकंट्रोल में क्या होता है कि आप उसको रोक नहीं सकते जब तक वो खत्म ना हो जाए, वही जो अभी बता रहा था कि 1 से 3, 3 से 9, ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। और इसी को यही अनकंट्रोल्ड से ही एटॉमिक जो बम है क्या है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है एटॉमिक बम में, और यही आपका हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। और हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बम गिराया गया था, हाइड्रोजन बम नहीं है, वो एटॉमिक बम है, याद रखना, एटम बम है। तो वो एक ही दिन में नहीं गिराया गया था, एक को 6 अगस्त 1945 पे गिराया था और एक को 9 अगस्त में। तो पहले किस पे गिराया था, ABCD में पहले कौन आता है, H या N, पहले H आता है, इसलिए हिरोशिमा पे गिराया गया पहले, ऐसे याद रखो, और नागासाकी पे बाद में, इसको 6 अगस्त 1945, इसको 9 अगस्त 1945। तो एटम बम जो होता है ये यूरेनियम और प्लूटोनियम से मिलकर बना था, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, और इसी को बोलते हैं फिजनेबल मटेरियल्स, इसी का यूज करके ना एटम बम बनाया जाता है। समझ में आ रहा है। कंट्रोल चेन रिएक्शन को समझो, कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है, यहां पे जो चेन रिएक्शन होंगे ना उस पे आपका कंट्रोल होगा, बेसिकली इट प्रोसीड स्लोली विदाउट एनी एक्सप्लोजन, और होगी वो तो बहुत छोटी मोटी। हियर एनर्जी रिलीज्ड कैन बी कंट्रोल्ड, लेकिन यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगा वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन कंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको हम लोग एटॉमिक पाइल भी बोलते हैं, ठीक है, हियर कंट्रोल चेन रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। जितने भी हम लोग अभी चेक वेक करते हैं, लाफिंग बुद्धा वगैरह सब आपने सुना होगा 1974 में, ठीक है, 99, 98 में। न्यूक्लियर रिएक्टर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन शिकागो यूनिवर्सिटी अंडर द प्रोफेसर फर्मी। भाई पहली बार जो न्यूक्लियर रिएक्टर को एस्टैब्लिश किया था ना शिकागो यूनिवर्सिटी में, और उनको लीड किया उसने किया था प्रोफेसर फर्मी ने। फिजनेबल फ्यूल अभी बताया था 2 तरह के होते हैं भाई, यूरेनियम 239 या यूरेनियम 235, रिमेंबर दिस, फिजनेबल फ्यूल है ये, ठीक है। और प्लूटोनियम भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉडरेटर का यूज़ क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, वो जो एनर्जी इतने सारे न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं उसको थोड़ा सा रोकने का काम करता है, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है।
तो मॉडरेटर में किसका यूज़ किया जाता है? हैवी वाटर का, D2O ड्यूटेरियम होता है इसमें। ड्यूटेरियम अपने आपस में रेडियो एक्टिव है। और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट और हैवी वाटर का यूज होता है मॉडरेटर में। और कंट्रोल रड में किसका यूज होता है? कैडमियम का रड यूज होता है कंट्रोल रड में, और या बोरॉन का यूज किया जाता है। तो क्या ये क्या करता है कि बहुत सारे जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को ना, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा किसी फिजन रिएक्शन में तो उसको कंट्रोल अच्छे से किया जाता है। तो कंट्रोल रड में कैडमियम और या बोरॉन का यूज़ करता है। और मॉडरेटर में भाई धीरे धीरे होते रहे, इसके लिए हैवी वाटर और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट, बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। अब कूलेंट में थोड़ा सा शांति प्रदान करने के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हीट निकल रहा है भाई, एनर्जी है वो एक तरह का, तो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए कूलेंट का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पता है, यू नो दैट, वाटर का यूज़, हैवी वाटर का यूज़, हीलियम गैस का यूज़, CO2 गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, रिमेंबर दिस। हाँ, थक गया हूँ, लेकिन एज आई प्रोमिस्ड विल कंप्लीट बाय टुडे सेल्फ। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? बेसिकली इट प्रोड्यूसेस मोर फिजनेबल फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मतलब जितना ये कंज्यूम करेगा ना, उससे ज़्यादा फिजनेबल फ्यूल को निकालेगा भाई। यूरेनियम 235 और 90, 239 वगैरह सब। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ये फायदा है ना, कहते हैं ना। चलो न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ो। अब फ्यूजन में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है ना। दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो सन में क्या होता है या स्टार्स में क्या होता है? फ्यूजन हो रहा होता है। दो चीज, हाइड्रोजन हीलियम मिलकर के, या हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है, तो वो फ्यूजन हो रहा होता है। तो टेम्परेचर इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होता है? इस फ्यूजन कराने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ केल्विन का। बोल लो, अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है, टेम्परेचर देखो कितनी है, इतने ऑर्डर का। ऑर्डर मतलब समझ रहे हो? ऑर्डर मतलब है ये 2 × 10⁸ हो सकता है, 3 × 4 मतलब इस ऑर्डर का होनी चाहिए। तो जो हाइड्रोजन बम है, देखो उधर एटम बम पढ़े थे आपने, जो कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन तो आपने देखा था, फ्यूजन होता है वहाँ पे। हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है, रिमेंबर दिस। एटम बम में फ्यूजन था, लेकिन हाइड्रोजन बम में क्या होता है? फ्यूजन। ठीक है, ये 1952 में यूएस ने डेवलप किया था, और ये बहुत खतरनाक होता है, 100 नहीं 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन एटम बम। ठीक है, और आपको क्या लगता है? देखो हिरोशिमा नागासाकी पे आज से कई साल पहले, 60-70 साल पहले छोड़ा गया था। उस समय के और अभी के समय में धरती आसमान के अंतर हैं। अभी छोड़ दी जाए ना तो क्या होगा आपको पता नहीं। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन आपको पता ही, बराबर mc², आइंस्टीन वगैरह सब। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, m क्या है? मास है, ये क्या? एनर्जी है। ठीक है, ये याद रखना। आइंस्टीन को 1905 वो थे तो वैसे जर्मनी के, लेकिन क्योंकि हिटलर के डर से वो भाग के यूएसए चले गए थे। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी बट फ्लेड टू यूएसए। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1900, देखो ध्यान से, 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, याद रख लेना इसको। अर्थ कंटिन्यूसली रिसीविंग कितना जूल ऑफ सन से एनर्जी तो रिसीव कर रहा है ना अर्थ, कितना? 4 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड। सोचो यार कि एक सेकंड में अर्थ कितना एनर्जी रिसीव कर रहा है, कितना एनर्जी रिसीव कर रहा है? 4 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड। सो द मास ऑफ द सन, इसके वजह से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। भाई इतनी सारी एनर्जी आप निकालोगे के तो उसका मास तो डिक्रीज होगा ना। क्यों? मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एज पर द आइंस्टीन। तो अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी किसी बॉडी से रेडिएट हो रहा है तो उसकी मास घटेगी भाई। सो द मास ऑफ द सन डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ व्हाट? एक सेकेंड में सोचो कितना केजी है ये, 10⁻9 ऑर्डर का है। इतना सोचो, अब एक सेकेंड में इतना मास कम हो रहा है सन का, तो सन का कितना मास होगा। और अभी भी कहा जाता है ना कि सन का जो एज है बहुत है।
ठीक है। सन कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई दे सकता है अभी भी 10⁹ ईयर्स तक। सोचो कितना वेट होगा, कितना वेट होगा कि 10⁹ ईयर्स तक कंटिन्यूस सप्लाई दे सकता है सन। चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जो कि whose इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर लाइज इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। समझे, ना तो पूरा इंसुलेटर होगा ना तो पूरे के पूरे वो कंडक्टर होंगे, एकदम बीच के होंगे। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, याद रखना इसको, ये दोनों आपस में सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। लाइट इमिटिंग डायोड वर्क्स, एलईडी जिसको बोलते हैं, एलईडी टीवी सब देखे उन्हें। लाइट इमिटिंग डायोड्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट। अब चलो कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उसको देख लो। एनीमोमीटर का यूज क्या होता है? कुछ नहीं, विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी को मेजर करने के लिए और उसका कितना फोर्स से वो बह रहा है विंड, इसके लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। कम्यूटेटर का यूज क्या होता है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एसी से डीसी में करना है, डीसी से में करना है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए या एसी से डीसी में करने के लिए कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। रिमेंबर दिस। बोलोमीटर का यूज कहाँ जाता है? हीट रेडिएशन को ट्रैप मेजर करने के लिए बोलोमीटर का यूज करते हैं। हीट रेडिएशन, बोलोमीटर। क्या बोल लो? हीट बोल लो, रेडिएशन बोल लो। क्रायोमीटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रायोमीटर का यूज होता है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्रायोमीटर का यूज करता है, क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस। डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर का इलेक्ट्रिकल पावर, यू नो दैट। ईईसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम्स। इनका यूज किया जाता है वही ब्रेन की, ईईसी का ब्रेन की जो फंक्शनिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, न्यूरॉन कैसे फंक्शनिंग हो रही है, उनके लिए ईईसी का यूज़ किया जाता है। ये टेस्ट भी होता है एक तरह का। पायरोमीटर का यूज़ क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं और बहुत लो टेम्परेचर के लिए क्रायोमीटर का यूज़ करते हैं। तो क्रायोमीटर और पायरोमीटर में अंतर समझ लिया। पायरोमीटर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है और क्रायोमीटर कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में सुना होगा, झूठ पकड़ने के लिए। लाई डिटेक्टर इसको बोलते हैं, लाई डिटेक्टर। यहाँ पे क्या होता है ना, ये डिटेक्ट क्या करता है कि आपसे कुछ पूछा गया और आपके शरीर में एक साथ ना हार्ट बीट को भी देखा जाता है, ब्लड प्रेशर को देखा जाता है। ठीक है, आपके रिस्पिरेशन के जो एक वो होता है ना, ग्राफ होता है, इन सब को मेजर किया जाता है। अब कहीं पे भी थोड़ा बहुत अंतर दिखा तो पता लगता है झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, रिकॉर्ड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। पेरिस्कोप क्या होता है? टू व्यू द ऑब्जेक्ट अबोव द सी लेवल। तो ये कहाँ लगा होगा? आप सब बोलो। सबमरीन वगैरह सब में लगा होगा ना पेरिस्कोप, क्योंकि वाटर के अबोव देखनी है तो पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। बहुत सारे मिलिट्री के लोग भी करते हैं, देखा होगा आपने, उस पूरी पिक्चर में यूज़ हुआ पेरिस्कोप। ओडोमीटर वही डिस्टेंस, एक होता है ओडोमीटर। यार ओडोमीटर क्या करता है? कोई गाड़ी कितनी दूरी चली है ना, उसको ओडोमीटर बोलते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। एक होता है स्पीडोमीटर, वो स्पीड कितनी वो मेजर करता है। एक होता है ऑन्डोमीटर। ऑन्डोमीटर क्या करता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या फ्रीक्वेंसी है उसको ऑन्डोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, ओडोमीटर भी जस्ट बता दिया। एक होता है नेफेटोमीटर, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मैं देखता है बेसिकली बाय द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट सब बेसिक चीज़ें हैं, रटना होगा। मैनोमीटर का यूज होता है प्रेशर ऑफ द गैस को मेजर करने के लिए, है ना। मैक मीटर का वही मैक नंबर देख पता है ना आपको, मैक नंबर, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। काइमोमीटर का यूज होता है ग्राफली रिकॉर्ड साइकोलॉजिकल मूवमेंट, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट वगैरह सब, है ना। हिस्पोमीटर, ब्लड प्रेशर, लिक्विड का ब्लड प्रेशर। ठीक है। एक होता है हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप बहुत बार पूछा गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए होता है। एक होता है फैथोमीटर। फैथो का मतलब होता है डेप्थ, तो डेप्थ मेजर करने के लिए, डेप्थ ओशियन का डेप्थ मेजर करने के लिए फैथोमीटर का यूज़ करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्कोप, यू नो दैट, है ना। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए देखा जाता है ना, इलेक्ट्रोस्कोप। सोनार का यूज़ क्या होता है? सोनार का यूज़ करते हैं ना वगैरह सब, सीप विप सब, कि एक तो देखो बाहर अगर देखना है तो उसके लिए आपको अभी जस्ट बताया कि पानी में हो अब बाहर देखना है तो किसके लिए उसके लिए क्या यूज़ करते हैं बोलो? उसके लिए आपको मैंने बताया था, एक सेकेंड, हाँ क्या बताया था आपको बताओ? जस्ट वी रेड 2 minutes ago,
कि अगर पानी से बाहर हमें किसी चीज़ को देखना है तो मिलिट्री वगैरह सब क्या यूज़ करती है, वी जस्ट रेड ना, पेरिस्कोप यूज़ करती है। हाँ यही होगा ना, कहाँ गया यार, ये रहा पेरिस्कोप, टू व्यू द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, ठीक है, पेरिस्कोप। और अगर समुद्र के अंदर देखना है, पानी के अंदर देखना है, तो उसके लिए हमें क्या, किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, सोनार, ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर। तो ये सी सब बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है स्फैगोनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर का यूज़, स्फैगोनोमीटर से सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ये चीज़ याद रखना। टेचोमीटर, टेचो या टेकोमीटर, इससे क्या होता है, स्पीड मेजर करते हैं, कोई भी रोटेशनल वाली स्पीड, ठीक है, कोई एरोप्लेन है या मोटर बोट्स है उसकी स्पीड के लिए, ठीक है। और कोई डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है उसके लिए स्पीडोमीटर, लेकिन टेचोमीटर से कितना फास्ट में रोटेट कर रहा है, दैट इज। थर्मोस्टेट का जो होता है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। टेनोमीटर का जो होता है पिच ऑफ द साउंड। वुडोमीटर का यूज होता है रेनगो के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इन्वेंशन है, देखो ये बेसिक चीज़ें यार, इसमें समझाने वाली कुछ चीज़ नहीं। एरोप्लेन का खोज राइट ब्रदर्स ने किया, कंप्यूटर का खोज, ये तो आपको रटना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मैं आपको समझा सकता हूँ। उसी तरह डिस्कवरी है, ये सब आप बहुत ईजी है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद ये ज़रूर थोड़ा बहुत देख लेना यार कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब सब वगैरह सब होते हैं, ये सब देख लेना, ठीक है। तो इतना ही है। और आपका फिजिक्स जो फाउंडेशन है वो मैंने करवा दिया आपका कंप्लीट रिवीजन। अब इसको आप जितनी बार देख सको लेक्चर को, जितनी बार पीडीएफ पढ़ सको, उतनी बार आपकी फिजिक्स की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं करवाऊंगा आपको फिजिक्स का, क्या बताओ, फिजिक्स का करवाऊंगा आपको घटना चक्र, ठीक है। अध्ययन जल्दी से करवा करके फिर मैं केमिस्ट्री में आऊँगा, क्योंकि कुछ बच्चों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, ठीक है बच्चा। सो आई विश कि आपको ये जो संधान का जो कॉन्सेप्ट है ना, संधान 2.0, जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब प्लीज़ आपको कैसा लग रहा है ना, प्लीज़ आके आपका डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे बताया कीजिए, या यहाँ पे कमेंट में बताया कीजिए, ठीक है। तो अच्छा लगता है ना, एफ़र्ट डालते हैं ना आपके लिए, राइट, बहुत एफ़र्ट डालता हूँ, ठीक है। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।